हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 23 और इस पार्ट 23 में हमने कितने 4 क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का क्या उल्लेख है, यानी कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद हमने एक सरफेस चार्ज एंड डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव मतलब डाइपोल्स के लिए हमने प्रूफ देखा था, ठीक। और फिर लास्ट हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे, आगे के ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, पार्ट 24। तो पार्ट 24 में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो किस किस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 17 एंड 19 में। 17 एंड 19 का अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या दिया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर ई ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब हमने कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पे हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने जो लेक्चर करा था, लेक्चर नंबर 11, ठीक है ना, जो पार्ट 11 था, मैं इसी में से आपको बता देती हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से करवा रखे हैं क्वेश्चंस आपको। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर इनको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए इन टॉपिक्स को, उसके बाद आप ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पार्ट 11 में देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया था, मैं थोड़ा सा फिगर में आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करा था, एक डाइपोल लिया था, ठीक है। आपको पता है डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस टू प्लस होती है। इसके बाद मैंने इसके क्या है आपके पास परपेंडिकुलर्स पॉइंट में पॉइंट्स पे एक पॉइंट प्लेट किया था पी। अब इस पॉइंट पे हमने ये देखा था, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्सेस नहीं है, इक्वेटोरियल पे हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास जब एक्सेस नहीं होता है और जो हमें फाइंड करना होता है अगर वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उस कैटेगरी पे हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो पोजीशन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसके 2 फैक्टर होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या होगा, वर्टिकल। तो इसके बेस पे मैंने आपको बताया था कि एक डायग्राम हम और देखेंगे। तो ये है पॉइंट पी। तो हमने क्या करा, इसको वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फैक्टर्स पर डिवाइड करा। तो ये तो परपेंडिकुलर होंगे जिसके कारण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो सिर्फ हम इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स को जब हमने देखा तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करके टोटली करेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी फील्ड पे अगर हम देखें तो इंटेंसिटी तो सेम होती है। तो जब इंटेंसिटी सेम होती है तो यानी कि E इक्वल E1 बराबर E2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं E और E प्लेस करूँगी तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 2E cos थीटा, ठीक है ना। तो 2E cos थीटा को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 एज इट इज़ रहा, E आपको पता है क्या होता है 1/4π Q ओवर आर स्क्वायर। आर है दोनों चार्जेस की सेंटर से डिस्टेंस, ये इसको हमने ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, ये आर है, मतलब परपेंडिकुलर आर है और बेस आपका एल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाकर इसके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या था, कॉस है। तो कॉस को हम क्या लिखेंगे, आपके पास अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस को देखूं, इस ट्रायंगल में कॉस को देखूं तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में लिखेंगे तो एल अपॉन में दैट। तो इसके बाद जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से कैटेगरी बनेगी। फिर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट डालते हैं कि आर की कंपैरिजन में एल की वैल्यू तो बहुत स्मॉल है, क्योंकि हमें पता है कि जो डाइपोल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है। जब 2L
ही स्मॉल है तो एल की वैल्यू तो और स्मॉल हो जाएगी। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, आपका एल को यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा। फिर हम इसका वेक्टर नोटेशन देखेंगे, क्योंकि ये आपका इक्वेटोरियल पे है तो वेक्टर नोटेशन पे यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा था कि माइनस इज पुट बिकॉज, क्यों, क्योंकि ई इज एंटी पैरेलल टू पी, क्योंकि जो ई की वैल्यू है वो एंटी पैरेलल है किसकी, पी के। तो इस तरीके से हमने इस वाले पार्ट 11 में क्या देखा था, आपका इक्वेटोरियल लाइंस पे हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। और ये कब कब आया हुआ है, 17 एंड 19 में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2017 में, क्या है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइव कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से किसको प्रूफ करना है, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ना ये आपका नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपका रेयर में ही आता है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, एक गाउशियन सरफेस ले लेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक गाउशियन सरफेस लेंगे और इस गाउशियन सरफेस में हमने क्या करा, हमने सेंटर पे एक चार्ज को प्लेस कर दिया, क्यू को, ठीक है। और इससे हमने क्या करा, आपका आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया पी। तो यहाँ पर ये देखो सरफेस है, तो सरफेस से बाहर की ओर ही ई की डायरेक्शन होगी, और यहीं पे हमारी क्या होगी, डी ए की डायरेक्शन, क्योंकि दोनों क्या होंगे, देन सरफेस से बाहर की ओर। तो उस कैटेगरी पे अगर मैं इस पॉइंट पे फ्लक्स को फाइंड करूँ, तो फ्लक्स को फाइंड करने पर हमारे पास क्या आएगा, देन फाई ई इक्वल्स टू में हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। देन कॉस तो ज़ीरो है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ई डी ए इट मीन्स ई, और डी ए का मतलब अगर हमें ये है हमारा स्मॉलेस्ट सरफेस के लिए। इसके बाद अगर हम कम्प्लीटली सरफेस के लिए देखें, तो कम्प्लीटली सरफेस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देन ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली सरफेस के लिए हमारे पास आएगा फाई ई, और ई तो कांस्टेंट टर्म है, किसका हो जाएगा हमारे पास, डी ए का, ठीक है। और डी ए आपको पता है ये आपका क्या है, एक स्पेयर है। तो देन डी ए क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल ई इंटू स्पेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया है। बट गॉस कुछ और कहता है। गॉस क्या कहता है कि कभी भी अगर आपके क्लोज सर्किट से जो फ्लक्स पास होगा वो ऑलवेज एनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम होगा। तो यहाँ इन दोनों हम क्या करेंगे, इन दोनों आपके फ्लक्स को आपस में इक्वल रखेंगे। तो जैसे ही हम इक्वल रखेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल में क्यू ओवर ε0, देन यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू, देन 1/4 पाई ε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें क्या फाइंड हो गया है, ई फाइंड हो गया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ को निकालना है। कूलम्ब्स लॉ फोर्स को बताता है। तो हम ये देखेंगे कि ये इस ई का एफ के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है कि ई इक्वल होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं एफ़ की वैल्यू निकालूँ तो एफ़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट। और ई की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है, ये है आपके पास 1/4 पाई ε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मल्टीप्लाई में हमारे ई के साथ क्या है, क्यू नॉट है। तो यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई में कौन आएगा, क्यू नॉट। तो अगर आप इसको देखा होगा, आपने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा होगा, तो कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन यही होता है 1/4 पाई ε0 क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम को लेकर चलेंगे और यहाँ से हम किसको फाइंड कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ को, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है हमारे पास, कब आया है, 19 एंड 22 में। ये भी हम कर चुके हैं। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इन्फिनिटी एक्सटेंट
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट, यानी कि हमने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट के लिए हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी देख लेंगे क्योंकि मैं ड्यूअल लैंग्वेज ही यूज़ करती हूँ जो हेल्पफुल हो किस किस के लिए, आपके दोनों आपकी लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को पार्ट 20 में डिस्कस किया था। ये है हमारे पास पार्ट 20, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इसको देखो मैं यहीं से फिगर से ही आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक इनफाइनिट शीट ले रखी है और इस शीट में मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसन को इस तरीके से मतलब प्लेस किया है कि इसके दोनों जो हमारे पास फ्लैट सरफेस हैं, वो दोनों फ्लैट सरफेस क्या हैं, दोनों सीट्स के दोनों ओर हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका जो आपका क्या है परपेंडिकुलर सरफेस है, वो हमने इसको परपेंडिकुलर में ही एग्जिट किया है। तो इस बेस पे अगर मैं इसको इसमें थोड़ा सा उसको देखूं तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या ले रखी है, एक इनफाइनाइट सीट ले रखी है। इसमें हमने एक गॉसन सरफेस को इस तरीके से हमने प्लेस किया है कि इसकी जो ये देखो, इसमें गॉसन सरफेस जो होता है, सिलेंड्रिकल गॉसन सरफेस जो होता है, उसमें हमेशा याद रखना थ्री सरफेस होते हैं। ये दोनों फ्लैट सरफेस होते हैं, ये परपेंडिकुलर सरफेस होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें इस सिलेंड्रिकल गॉसन को इस तरीके से रखा है कि इसके दोनों फ्लैट तो दोनों साइड आ गए हैं और जो इसका परपेंडिकुलर सरफेस है उसको हमने परपेंडिकुलर ही प्लेस किया है। अब अगर हम देखें तो सीट जो है, सीट ये है, इससे बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी और एरियल वेक्टर की भी बाहर की ओर होगी। तो देन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसके लिए ई की डायरेक्शन और डी ए की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी क्योंकि दोनों ही सरफेस से बाहर होंगे। और इस वाले पॉइंट्स में देखूँ तो ये भी आपके पास सेम वही प्लेस करेंगे, ई डी ए। तो ये दोनों में तो आपके पास क्या बन रहा है, cos 0। बट अगर हम यहाँ देखें तो देखो सीट ये है, इससे बाहर की ओर तो हमारी ई की डायरेक्शन हो गई, बट ये सरफेस ऐसे में है तो इससे बाहर की ओर हमारी डी ए की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारा पास परपेंडिकुलर बन रहा है जो कि 90 आएगा। तो बस यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ई डी ए cos 0, तो cos 0 से ये ई डी ए आएगा। और पूरे सरफेस के लिए अगर मैं एरिया मानूँ तो वो हम मान लेते हैं ए, तो ये आ जाएगा ए। ऐसे ही सेम यहाँ पर होगा ए, बट यहाँ पर cos 90 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो सिर्फ कितने पॉइंट्स पे मिलेगी, 2 पॉइंट्स पे मिलेगी। तो वही मैंने यहाँ पर कर रखा है, देखेंगे आप कि फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस ई ए प्लस ई ए देन 2 अब इसके बाद ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया है, बट गॉसन कहता है कि क्लोज सरफेस का एनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो यहाँ से 1/ε0 इंटू क्यू। अब इस क्यू की वैल्यू हम सरफेस, क्योंकि सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सरफेस से देखेंगे, और हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को पढ़ा है कि वो होती है Q/A। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सिग्मा ए। और सिग्मा ए आते ही हमने इन दोनों आपके पोर्शन को सेम रखा, तो हमारे पास क्या आ गया, जो इंटेंसिटी है वो कितनी आ गई, Q/2ε0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने फास्टली इसलिए इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि मैंने ये लेक्चर पहले पढ़ा चुकी हूँ। ईयर क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिर्फ हम ये देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे उनको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैंने एक बार आपको मैंने बता दिया कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस है और इस पार्ट पे है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद बस एक पार्ट और आएगा हमारा, पार्ट नंबर 25। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट चैप्टर फिज़िक्स का टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर देखेंगे। तो आपने क्या करना है, जितने भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 25 और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखिए और वीडियो अगर अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।